नमस्कार फार्मा साथियों। फार्माकॉन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और फार्मासिस्ट एग्जाम को लेके आज फिर आपके सामने हाजिर है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक लिपिड्स। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच वन इज ए नॉन ओपियोइड एंटीटसिव। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं और बात अगर कफ की करें तो कफ दो प्रकार का होता है, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव, एंड दूसरा नॉन प्रोडक्टिव। यंस कह सकते हैं, एक तो वो कफ जिसका प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरा जो आप कह सकते हैं ड्राई कफ या उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो एंटीटसिव का यूज हमेशा नॉन प्रोडक्टिव कफ के केस में करते हैं, जबकि प्रोडक्टिव केस में आप एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं, यानी एक्सपेल आउट द कफ। यानी प्रोडक्टिव अगर बन रहा है तो उसको बाहर निकालना है, और अगर कफ नहीं बन रहा नॉन प्रोडक्टिव केस में आप एंटीटसिव यूज करते हैं। और एंटीटसिव दो प्रकार का होता है, एक तो ओपियोइड और दूसरा नॉन ओपियोइड। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था और ये डीसीओ 2018 में आया था कि विच वन इज ए नॉन ओपियोइड एंटीटसिव। तो इसका राइट आंसर आपका है नोस्केपिन। कोडीन एंड फोल्कोडीन बोथ आर द ओपियोइड एंटीटसिव। तो आपका नॉन ओपियोइड कौन सा हो गया? नोस्केपिन। और साथ में एक बात करें तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी होता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। तो ये आपका पहला हो गया कि विच वन इज ए नॉन ओपियोइड एंटीटसिव यानी नोस्केपिन। नेक्स्ट बात करते हैं, जाफिर लुकास्ट इज ए। ये भी डीसीओ 2011 के अंदर 12 के अंदर पूछा गया था कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मोंटी लुकास्ट एंड जाफिर लुकास्ट। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका हो गया ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब अगर बात करें मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तो इसके अंदर निडोक्रोमिल, कीटोटिफेन एंड सोडियम क्रोमोगाइलेट। कौन कौन सी होगी आपकी? सोडियम जो क्रोमोगाइलेट, निडोक्रोमिल एंड कीटोटिफेन। और बात करें ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर, तो इसमें एक ही ड्रग आती है जिल्यूट्रॉन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा है कि जाफिर लुकास्ट एंड मोंटी लुकास्ट बोथ आर द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंड ये डीसीओ 2012 की भर्ती में पूछा हुआ। नेक्स्ट पूछा है, विच वन इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी आप लॉरी की स्टीयरिंग पे बैठ के पाल बालाजी मंदिर, बालाजी के मंदिर जाओगे, पाल बालाजी, तो आप संतृप्त यानी सैचुरेट हो जाओगे। यानी आप कह सकते हैं ये तीनों के तीनों सैचुरेटेड फैटी एसिड है, स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, लॉरिक एसिड। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑल। एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल मींस जिसको डाइट में लेना जरूरी है। इस केस में आपकी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती है। इन एसेंशियल मींस लेनो ही लेनो। क्या लेनो? लेनो ही लेनो। क्या लियो? लेनो ही लेनो। लेनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अरेटोकेले, अरेक्डोनिक एसिड। यानी सिंपल सा है भी लेना तो है भी, इतना भी नहीं लेना, अरेक्डोनिक एसिड। तो लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड अरेक्डोनिक एसिड एसेंशियल फैटी एसिड मींस ये तीनों आपके एसेंशियल फैटी एसिड है। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड एसेंशियल फैटी एसिड, ये दोनों ही केस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए। नेक्स्ट आता है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम स्पिंगोमाइलिनेज कॉज न्यूमैन पिक डिजीज। अब देखो न्यूमैन पिक डिजीज क्या होता है? स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से स्पिंगोलिपिड एक्युमुलेट हो जाती है लीवर और स्प्लीन के अंदर। या सिंपल आप कह सकते हैं कि तीनों की तीनों आपके लिपिड से संबंधित डिजीज है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ये बीमारी किससे संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या लिपिड। यानी न्यूमैन पिक डिजीज, गोचर डिजीज एंड टे सेक डिजीज, तीनों की तीनों आपकी ये तीनों की तीनों आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म और लिपिड से संबंधित है। अब बात करें अगर गोचर डिजीज की, तो इसके अंदर बीटा ग्लूकोसिडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से
ये सेरिब्रोसाइड लिवर में इकट्ठा हो जाता है, सेरिब्रोसाइड, एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोसाइड इन द लिवर एंड स्प्लीन। यानी आप कह सकते हैं गोचर डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसिडेज। और बात अगर इसकी बात करें कि इसकी स्पिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है, न्यूमैन पिक डिजीज। एंड जो टेसक डिजीज है ये हेक्सोसामिनिडेज, हेक्सोसामिनिडेज की डेफिशिएंसी से होता है। और इसकी डेफिशिएंसी होने से न्यूरोमिनिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, न्यूरोमिनिक एसिड आपका लिवर में एक्यूमुलेट हो जाता है और वो बीमारी कहलाती है टेसक डिजीज। तो ये आपकी तीनों बीमारियां, देखो प्रश्न घुमा के कैसे भी दे सकता है कि न्यूमैन पिक डिजीज, गोचर डिजीज एंड टेसक डिजीज इज रिलेटेड टू, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं लिपिड। और मैपल सिरप यूरिन डिजीज, ये जनरली डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच चेन एल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या डिफेक्ट की वजह से होता है मैपल सिरप यूरिन डिजीज। नेक्स्ट दिया है ए फैटी एसिड which is not synthesized in the body and has to be supplied in the diet। तो ये पीछे भी क्वेश्चन किया था, यानी वो फैटी एसिड जो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो एसेंशियल फैटी एसिड मीन्स जिसको आपको डाइट के अंदर देना जरूरी है, मीन्स वो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। तो एसेंशियल कौन सा था, अपन देखा ही था, लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड अराकिडोनिक एसिड। तो आंसर आपको हो गया लिनोइक एसिड। और ये तीनों के तीनों आपके अगेन सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। बात करें ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिपिड आर ट्रू एक्सेप्ट। देखो ये थोड़ा सा समझना है, कई बार ये एक्सेप्ट के केस में क्वेश्चन गलत हो जाता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिपिड, यानी लिपिड से संबंधित इन चारों में से तीन स्टेटमेंट सही है एक को छोड़कर। तो पहली बात करें कि पहला आंसर है दे आर एस्टर ऑफ द फैटी एसिड, बिल्कुल सही है। दे हैव द पुअर सोल्युबिलिटी इन वाटर, ये आपको पता ही है लिपिड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ये भी राइट है। तो आपका आंसर हो गया दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, यानी लिपिड के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही है। ये एस्टर ऑफ द फैटी एसिड होते हैं, वाटर में पुअर सोल्यूबल होते हैं, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही, क्योंकि ये 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। क्या देता है, 9 किलो कैलोरी। और बाकी बात करें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट आपकी 4 किलो कैलोरी देते हैं। तो ये भी अब ये भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट and protein gives the 4 kilocalorie energy while lipid give the 9 kilocalorie energy. ब्रोमहेक्सिन is a, ब्रोमहेक्सिन देखा जाए तो एक प्रकार की एक्सपेक्टोरेंट यानी ये म्यूकोलाइटिक ड्रग है। तो आपका आंसर हो गया म्यूकोलाइटिक। एंटी टिश्यू के बारे में पढ़ाई था पीछे, कोडीन, फोलकोडीन, नोस्केपिन, यानी ओपियोइड और नॉन ओपियोइड जो कफ को सप्रेस करते हैं, यानी आप नॉन प्रोडक्टिव केस में यूज करते हैं, जबकि म्यूकोलाइटिक आप यूज करते हैं प्रोडक्टिव कफ के केस में। और तो ब्रोमहेक्सिन इज ए एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोलाइटिक। देखिए इसका एग्जाम्पल यानी क्लासिफिकेशन ड्रग यूज इन द कफ बहुत जरूरी है, इनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन आप देखना एक बार, याद पूरा होना चाहिए। Which one is a mucokinetic? Mucokinetics। तो म्यूकोकाइनेटिक्स बात करें एम्ब्रोक्सोल, कोडीन, ग्वानफेसिन, बोथ ए एंड बी। अब बात जब कोडीन की आई तो ये तो आपको पता ही एंटी टिश्यू है, बचा कौन सा, एम्ब्रोक्सोल एंड ग्वानफेसिन। और जब तीसरा आंसर आपका बोथ ए एंड बी दे हुआ है और एक आपको पता है, तो हमेशा लगभग चांस ये रहता है कि ये क्वेश्चन सही होता है, यानी बोथ वाला आंसर। तो एम्ब्रोक्सोल एंड ग्वानफेसिन बोथ आर द म्यूकोकाइनेटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एंटी टिश्यू, तो पहला ऑप्शन है लिक्विफाइंग ब्रोंकियल सिक्रेशन, सेकंड राइजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, एंड थर्ड वन इज द रिड्यूसिंग कफ इंड्यूसिंग इंपल्स फ्रॉम लंग्स।
एंड डी आपका दिया बोथ बी एंड सी। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, यानी दोनों काम करता है, एक तो थ्रेशोल्ड को भी राइज करता है और दूसरा इंपल्स को भी कम करता है। तो आंसर आपका हो गया बोथ बी एंड सी। द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट एक्टिंग ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो पीछे अपन किया था कि जूलियोट्रॉन इज ए ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर। देखो अगर बात की जाए कि अपनी मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 इट कन्वर्ट इनटू द अरेकिडोनिक एसिड, एंड अरेकिडोनिक एसिड यानी लिपोऑक्सीजनेज की वजह से ल्यूकोट्राइन बनता है, एंड साइक्लोऑक्सीजन वजह से क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बिन। तो जूलियोट्रॉन इनहिबिट द लिपोऑक्सीजनेज, जूलियोट्रॉन यानी सिंपल सा आप कह सकते हैं कि ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को रोकने वाली ड्रग कौन सी होगी, आपकी जूलियोट्रॉन। अब साथियों देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि स्टेरॉइड का काम करता है। स्टेरॉइड इनहिबिट द फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम, जिसकी वजह से अरेकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो ये दोनों पाथवे रुक जाएंगे, कॉक्स वाले भी और लॉक्स वाले भी। यानी इसकी वजह से रुकने से तो पता ही अस्थमा में आराम मिलेगा, लेकिन जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का प्रोटेक्टिव फेज इन पेप्टिक अल्सर। इसीलिए स्टेरॉइड को लॉन्ग टर्म आप ओरली यूज नहीं करते हैं, मतलब कह सकते हैं सिस्टमिक, तो जनरली इसको इनहेलेशन के रूप में काम लेते हैं। तो इनहेलेशन एक प्रकार का लोकली ब्रोंकाई के अंदर काम करता है और वो फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है। अब जाफिर लुकास्ट अपन कह चुके हैं कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। बात करें थियोफाइलिन, ओइटोफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन, यानी सबके पीछे फाइलिन आ रहा है, मींस जो ब्रोंकाई को फैला दे, क्या कर दे, ब्रोंकाई को फैला दे, मींस ये फाइलिन आर द ब्रोंकोडाइलेटर, और कोडिन आपको पता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल इज ए मसल्स ट्यूमर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया भी है, तो सिंपल सा आंसर आपको याद रखना है मसल्स ट्यूमर। एसिटाइल नंबर इज मेजर ऑफ। अब देखिए ये तो डीप में पढ़े तो काफी कुछ पढ़ने को है, पर आपको सिंपल सा याद रखना है कि एसिटाइल नंबर इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इन फैट। सिंपल सा, जहां भी एसिटाइल नंबर की बात आए आपके दिमाग में हाइड्रोक्सी ग्रुप आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल स्टीरोल। एनिमल स्टीरोल मीन्स जो एनिमल सोर्स से प्राप्त हो रहा है, तो ये एनिमल स्टीरोल आपके हो गया कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये एर्गोस्ट्रॉल, स्टिग्मास्ट्रॉल ये सब प्लांट से प्राप्त होता है। द नंबर ऑफ milligram of KOH required to neutralize the free and combined fatty acid is 1 gram of fat is called the saponification number। यानी आप इनके बात करें सैपोनिफिकेशन नंबर की, आयोडीन नंबर, एसिड नंबर, इनकी जरूर एक बार डेफिनेशन पूरी याद कर लें, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये फैट देखो, इसमें वो आपको बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन पढ़ना है, और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप पढ़ने बैठे तो लंबी चौड़ी डीप में नहीं जाना है। जो मैं यहाँ जो क्वेश्चन ये जो कवर कर रहा हूँ, यानी अगर ये नंबर याद, इसके लिए आपको याद होना चाहिए भी एसिड नंबर क्या होता है, सैपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, आयोडीन नंबर क्या होता है। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं इसका आंसर हो गया सैपोनिफिकेशन नंबर। द नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल सीरम बिलिरुबिन, सीधा सा आपको याद ही रखना है 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये रेंज कई बार पूछते हैं। तो नॉर्मल रेंज सीरम बिलिरुबिन की होती है 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml। द कोलेस्ट्रॉल मोलिक्यूल इज ए, देखो कोलेस्ट्रॉल की जहां भी बात आती है तो सीधा आंसर सबको पता है, एक प्रकार का स्टीरॉयडल न्यूक्लियस, याद ही करना। द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन कैन कॉज द मरासमस। देखो अगर प्रोटीन हमेशा बॉडी बनाती है, और प्रोटीन क्या इंक्रीज द 20% ऑफ बॉडी वेट, यानी प्रोटीन डाइट अपन लेते हैं, और अगर ऊर्जा नहीं होगी तो आदमी मरा मरा सा रहेगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर एनर्जी और प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन कमी मीन्स उसको बॉडी नहीं बनेगी,
और एनर्जी अगर नहीं रहेगी तो आदमी कैसा रहेगा, मरा मरा सा रहेगा। तो आंसर आपका हो गया मरासमस। नेक्स्ट, क्वासियोकोर इज द कैरेक्टराइज बाय इडिमा। सिंपल सा याद रखना है, क्वासियोकोर किससे कैरेक्टराइज होता है, इडिमा, यानी बॉडी में इडिमा रहता है। तो साथियों ये तो आपका सिंपल से कुछ एमसीक्यूज हो गए। अब अगर मैं अस्थमा की बात करूं तो उसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको अस्थमा होता क्यों। कि जब कभी भी आपका एंटीजन, जनरली आईजीई, बॉडी में प्रवेश होता है तो आपकी एंटीबॉडी उससे मिलके और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है, और वो कॉम्प्लेक्स जाके किस पे गिरता है, मास्ट सेल। और मास्ट सेल लोकल इमीडिएट रिलीज करती है, जनरली प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन। और वो लोकल क्या करते हैं, आपकी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और यही आपका हो गया अस्थमा। अब अगर बात की जाए कि अस्थमा की ट्रीटमेंट में क्या क्या अप्रोच हो सकती है, तो जब कभी भी कोई पेशेंट आपके पास में आता है और बोले साहब मेरे को श्वास में तकलीफ है, मीन्स उसकी ब्रोंकाई क्या हो रखी है, तो कंस्ट्रक्ट हो रखी है, मतलब उसको अस्थमा है। तो सबसे पहले आपका ये अप्रोच ये रहेगी कि आप उस ब्रोंकाई को डायलेट करो। तो आपने ब्रोंको डायलेटर दी, क्या दी, ब्रोंको डायलेटर। और ब्रोंको डायलेटर में सबसे पहली जो ड्रग आपके सामने थी वो सिंपैथेटिक ड्रग। कौन सी थी, सिंपैथेटिक। और आपको ये भी पता है कि जो सिंपैथेटिक काम करेगा वो सेम का सेम काम कौन करेगा, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक। और तीसरी कैटेगरी जो ब्रोंकाई को फैला दे, यानी उसके पीछे क्या लगा रहेगा, फाइलिन, जैसे इटोफाइलिन, थियोफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन। और सिंपैथेटिक आप सबको पता है साल्बुटामोल, ये टर्बोटेलिन, सॉलमेटोरोल। इसमें ध्यान रखना, जिसमें जैसे मैं बात करूं सॉलमेटोरोल, यानी बीच में मेट्रो आ रहा है, मींस मेट्रो बहुत लंबी चलती है, तो अब जिसके भी स्पेलिंग में बीच में मेट्रो आ रहा है वो लॉन्ग एक्टिंग है। और एक होती है फॉरमेट्रोल, एफ से मींस वो फास्ट एक्टिंग है। तो शॉर्ट एक्टिंग आपकी होगी साल्बुटामोल। तो तीन क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं क्या, सिंपैथेटिक ड्रग के अंदर एक तो साल्बुटामोल का ट्रिमर हो गया, दूसरा ये सॉलमेट्रोल और फॉलमेट्रोल जिस स्पेलिंग में मेट्रो आ रहा है मींस वो लॉन्ग एक्टिंग होगी, और फॉरमेट्रोल में एफ जो आ रहा है वो फास्ट एक्टिंग होगी। एंटीकोल दो ड्रग आती है, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम एंड ट्रायोट्रोपियम। और जेन 3 में पीछे क्या लगा रहेगा, फाइलिन, जैसे इटोफाइलिन, थियोफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन। अब एक बार पेशेंट को आराम होने के बाद आप पता किया कि इसकी ब्रोंकाई कंस्ट्रक्ट क्यों हुई, तो आपको मालूम चला कि मेन जिम्मेदार फैक्टर ल्यूकोट्राइन है। तो ल्यूकोट्राइन जब आके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो आपने ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिया, और ये आपको पता जाफिर लुकास्ट एंड मोंटेलुकास्ट। फिर आपने पता किया ल्यूकोट्राइन बन कहां से रहा है, तो आपने तीसरी ड्रग दे दी ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर, और ये आपकी होगी जिल्यूट्रॉन। और चौथा आपने फिर पता किया अभी ये सब लफड़ा कहां से शुरू हो रहा है, कि सब मास्ट सेल की वजह से आ रही है। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर आपने दे दिया जो मैंने पीछे लिखा है। और अल्टीमेट लफड़ा शुरू कहां से हुई, कि एंटीबॉडी की वजह से, क्योंकि ये आपने और रिएक्ट की एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। तो एंटीबॉडी एक ड्रग आती है ओमालिजुमैब। तो ये एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन अपन देखा अस्थमा का। तो साथियों आप कोशिश करिएगा कि जो आप कम से कम और शॉर्ट में कौन कौन सी चीज पढ़नी, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं आप ये बताने की कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो मेरे इन 20 क्वेश्चन में ये अप्रोच रहेगी कि भी मैंने जो कवर किए हैं एटलीस्ट इसके आजू बाजू और ये क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। क्या